हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की। जी हाँ, अभी तक हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, पर आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तो अभी तक तो हिस्ट्री आप पढ़ रहे थे, बट केवल हिस्ट्री से तो काम चलेगा नहीं आपके किसी भी एग्ज़ाम में। इसलिए हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी और पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी हम आपको पढ़ाने का काम करेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करने चल रहे हैं क्या, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चे के फरमाइश पर एक छोटा सा शेयर हो जाए, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें कसम है अपने घर के हालात की, तुम्हें कसम है अपने घर के हालात की, जवाब दो उनको जो बोल रहे हैं बिन बात की, जवाब दो उन्हें जो बोल रहे हैं बिन बात की। चाहे गवा दो नींदें सारी रात की, चाहे गवा दो नींदें सारी रात की। सफलता हो या परचम हो, सफलता हो या परचम हो, लहरा कर एक झलक दिखा दो अपनी औकात की, लहरा कर एक झलक दिखा दो अपनी औकात की। जी हाँ, यानी कि जो बात बात में या हर बात में ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको रात दिन एक कर देना चाहिए। रात दिन एक करने का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटा पढ़ते रहिए, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आप जैसे केचुए और खरगोश का आपने स्टोरी और कहानी सुना होगा, तो वो हमें इस बात की सीख देती है कि तेज रफ्तार से चलना ही जीत नहीं होता है। ठीक है, तेज रफ्तार से चलना ही जीत नहीं होता है, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से कंटिन्यू चलने पर भी हमको सफलता मिल सकती है। बस हम लगातार कंटिन्यू लगे रहें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरीके से फोकस करें और ध्यान दें। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि बिना लक्ष्य का पढ़ाई उसी प्रकार है जिस प्रकार हवा में मारा गया तीर, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए आप पढ़ने में 1,00,000 कमज़ोर हो, कितना भी कमज़ोर हो, आप ये मान के चलिए कि आप किसी एग्जाम में 10 बार 20 बार या सैकड़ों बार फेल हुए हो, असफल हुए हो, तो भी आपको सफलता मिल सकती है अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है। अक्सर लोग अपने किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करने का सपना देखते हैं, तैयारी उस एग्जाम के लिए करते हैं, न कि उस लक्ष्य के लिए जिसके लिए उस एग्जाम को क्वालिफाई करके उसको पाना है। ठीक है, जैसे मेरा लक्ष्य है, जिसे मैं बहुत पढ़ने में अच्छा हूँ, मगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आईएएस या एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करूँ। बस मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत घमंड है कि मैं बहुत अच्छे से तैयारी किया हूँ। मैं तो हाई स्कूल भी टॉप किया और इंटर भी टॉप किया, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आप क्लास के सबसे गधे भी बच्चे क्यों ना हो, सबसे कम मार्क्स क्यों नहीं आप पाए हो, अगर आपका लक्ष्य फिक्स है, निर्धारित है, तो आप बड़े आसानी से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का। तो आइए, ज्योग्राफी, सबसे पहले भूगोल। भू थोड़ा सही से लिख दो। भूगोल अब ये जो भूगोल है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भू प्लस गोल। ठीक है, किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल। तो भू का क्या मतलब होता है? भू का अर्थ क्या होता है? भू का मतलब होता है धरती या पृथ्वी। और गोल का अर्थ क्या होता है? तो गोल का अर्थ होता है वर्णन करना या व्याख्या, वर्णन करना या
व्याख्या करना। वही अगर हम जब बात करते हैं इसी को कि अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, तो हम लिखते हैं इसके लिए क्या, जियोग्राफी। अब इस ज्योग्राफी के लिए क्या है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ज्योग्राफी का जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। जियो का क्या अर्थ होगा, जियो का अर्थ भी वही होता है धरती या पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होगा वही वर्णन करना या व्याख्या करना। ठीक है। अच्छा, अब हम ओवरऑल अगर देखें तो दोनों का मतलब एक ही आता है, दोनों का मतलब एक ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना या व्याख्या करना। ठीक है, ये ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ है, भूगोल का अर्थ है यानी भूगोल का मतलब है। दोनों जो है किससे लिया गया है, दोनों ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे, ग्रीक भाषा। ठीक है, ये ग्रीक शब्द है तो ग्रीक भाषा से लिया गया ये भी और ये भी। ठीक है, ग्रीक, अब ग्रीक का मतलब क्या है, ग्रीक किसको बोलते हैं, ग्रीक यूनान को बोलते हैं। ग्रीक किसको बोलते हैं, यूनान को, यूनान। ठीक है, यूनान जहां का रहने वाला कौन था, सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में अटैक किया था। वहीं के रहने वाले ये लोग थे जहां से इन शब्दों की उत्पत्ति होती है। इन शब्दों के बारे में हम देखते हैं, तो अब इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। हो गया। चलिए अब आते हैं मेन इसके डायग्राम में। हम बात कर रहे थे किसका, भूगोल का। हम बात कर रहे थे भूगोल, भूगोल जिसको बोलते हैं जियोग्राफी। हम क्या इसको बोलते हैं, जियोग्राफी। आइए थोड़े अब देखिए, इसके लिए फिलहाल हम कुछ शब्दों का जिक्र करेंगे। पहले चीज कि जो भूगोल है, प्रथम प्रयोगकर्ता, इसके प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, पिता या जनक कौन है। ठीक है, पिता या जनक कौन है। और आधुनिक, किसको ले, आ जाओ तुम्हें, आधुनिक पिता या जनक कौन है। तो सबसे पहले इन तीन चीजों को हमको जानने की जरूरत है कि भूगोल का प्रथम प्रयोगकर्ता यानी सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, इसका जनक किसे माना जाता है, इसके पिता किसे माना जाता है, और आधुनिक भूगोल का पिता या आधुनिक भूगोल का जनक किसे जाना जाता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब प्रथम प्रयोगकर्ता की बात आता है तो वो नाम आता है इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज
अस्थनीज। ये इराटोस्थनीज ही थे जिन्होंने सबसे पहले भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। वही अगर हम बात करते हैं किसकी, वही अगर हम बात करते हैं जनक की, तो जनक में नाम आ जाता है हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक या भूगोल का पिता माना जाता है। ठीक है, हिकेटियस को क्या माना जाता है, भूगोल का जनक या भूगोल का पिता। तो ये दोनों चीज़ों में बहुत सारे लोग इसको क्या नाम है, इराटोस्थनीज को मान लेते हैं, तो कुछ लोग हिकेटियस को मानते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट है, दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो इस डिफरेंट को आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है। जो इराटोस्थनीज है इन्होंने केवल भूगोल का प्रयोग किया था, जबकि जो हिकेटियस थे, ठीक है, हिकेटियस थे, उन्हें भूगोल का पिता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने विस्तार से भूगोल के बारे में वर्णन किया था, भूगोल के बारे में बताया था। ठीक है, भूगोल के बारे में वर्णन किया था और भूगोल के बारे में बताया था। अच्छा, उसके बाद जो नाम आता है आधुनिक तौर पे, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता, ठीक है, इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल के पिता के तौर पे जाना जाता है। किसको, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, कार्ल रिटर सहजनक इसके, यानी कि आधुनिक भूगोल की जो पिता है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है, मगर उसके बाद माना जाता है कार्ल रिटर को, इसलिए इनको सहजनक, यानी कि उसके बाद या उसके नीचे का जो जनक है वो कौन है, वो कार्ल रिटर है। हालांकि इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, हाँ, हालांकि कहीं कहीं दे देता है इनके बारे में, मगर मेन जो है आधुनिक भूगोल के पिता के तौर पर वो हम किसको मानेंगे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, या केवल आप वान हम्बोल्ट से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मुझे मेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता। ठीक है, 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 मैं क्या करने जा रहा था, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, पिता में अगर हम भूगोल के ऐतिहासिक भूगोल की पिता की बात करें, ऐतिहासिक भूगोल, हाँ, ऐतिहासिक भूगोल के जनक की अगर बात करें तो वो कौन है, वो है हेरोडोटस को माना जाता है। वो किसको माना जाता है, हेरोडोटस को। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये केवल बेसिक चीज़ें हैं, हाँ, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद के लेक्चर में, हाँ, हम लेक्चर 2 में आपको बताएंगे कि भूगोल को कितने भाग में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से पार्ट में उसको रखा गया है। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पर जुड़ सके। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।